तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे। तो आज हम हमारे पाइथन के सेकंड क्लास पे जाएंगे, जिसमें हम पाइथन की कुछ फाउंडेशंस और डिसीजन मेकिंग को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। तो आज का क्लास का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे कि हम कैसे पाइथन में एक नंबर का इनपुट ले सकते हैं, और फिर आखिरी चीज़ जो हम जानेंगे कि हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा क्लियर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप एक्चुअली में होता क्या है। तो डेटा टाइप मतलब डेटा टाइप्स डिफाइन दैट व्हाट काइंड ऑफ अ वेरिएबल लाइक वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन अ कंटेनर और समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेरिएबल है वो उसके अंदर किस टाइप का डेटा होगा। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका बेसिकली मतलब होता है डेटा टाइप। थिंक ऑफ देम एज लेबल्ड कंटेनर्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला जो डेटा टाइप होगा वो होगा एक इंटीजर। अब इंटीजर नाम से ही पता चल रहा है कि एक नॉर्मल इंटीजर है यार, जिसमें हम लाइक पूरे होल नंबर्स को स्टोर करेंगे। जो हमारी एज है, मार्क्स है, जिस भी नंबर में पॉइंट नहीं आ रहा है, डेसिमल नंबर नहीं है, तो वो इंटीजर कह सकते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल आगे जाके लेंगे, पहले मैं आपको सारे डेटा टाइप्स एक बार बता दूंगा। तो दूसरी जो चीज़ है हमारी वो है फ्लोट। अब आप जानते हैं फ्लोट वैल्यू क्या होती है, कि जो डेसिमल नंबर्स है उन्हें जब हमें स्टोर करना है, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्राइस जो एक डेसिमल नंबर में 99.99, या फिर पाई की वैल्यू जो हमने हमारे स्कूल्स में वगैरह पढ़ी होंगी, तो वो सब आप देख सकते हैं जो एक फ्लोट के फॉर्म में दी गई है। फिर उसके बाद हम आते हैं एक स्ट्रिंग के तरफ। तो स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि स्टोर होता है। तो इसका मतलब यही है कि जब भी लाइक मेरा कोई नाम है, या फिर मेरे चैनल का नाम है, कुछ भी जो मैं नाम लिख रहा हूँ या कोई भी वर्ड लिख रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें जब हम बात करते हैं तो हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कभी कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है कि भाई ये सच है नहीं है, मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो क्या वो सच बात है, क्या वो झूठ बात है। तो जस्ट लाइक बूलियन मतलब ये ट्रू और फॉल्स दो ही तरह की वैल्यू स्टोर करता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इस कोडिंग इक्वल्स टू ट्रू, हैज़ एरर्स इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब एरर्स नहीं है, कोडिंग है। तो उसके बाद प्रिंट टाइप इस कोडिंग वगैरह हम ये देखेंगे कि हम इसका टाइप पता कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक क्विक गाइड बता दूं इन चारों का। तो जब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद जो इनका पर्पस होता है वो होल नंबर्स के जो हिसाब से कैलकुलेशंस करना है वो होता है। उसके बाद कुछ काउंटिंग वगैरह कुछ करनी है तो इसके लिए यूज़ होता है। फ्लोट का जो काम होता है वो प्रिसाइज मेजरमेंट्स के लिए होता है। और आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, पाई की वैल्यू और 2.02 समथिंग। जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो ये लाइक एक एग्जांपल इसका हेलो है। उसके बाद ये टेक्स्ट, लेबल, नेम्स कुछ भी स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी बूल जो डेटा टाइप है उसका काम बेसिकली होता है कि ट्रू या फॉल्स इन वैल्यूज़ को वो अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आप सबको इनके कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो लेट्स सपोज अब मेरा ए वेरिएबल है, ए की वैल्यू एज लिख लेता हूँ बेटर, तो इट विल बी मोर नॉट कंफ्यूजिंग थिंग। तो एज हमारी सपोज 35 है, 35। तो उसके बाद जो हमारा हाइट है, हमारी हाइट सपोज है 172.5 सेंटीमीटर में। यूनिट नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, सॉरी, हाँ, तो यूनिट नहीं दे रहा हूँ फिलहाल। तो उसके बाद जब हमारी एज हाइट हो गई, नेम लिख लेंगे। नेम हम हमारे यूट्यूब चैनल का नेम लिख लेते हैं। जब भी हम स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमें उसे डबल कोट्स के अंदर यूज करना होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है मैंने प्रिंट कर दिए, मतलब असाइन कर दिए। ये मेरे 3 वेरिएबल्स हैं,
एज नाम का मेरा पहला वेरिएबल है, हाइट नाम का मेरा दूसरा वेरिएबल है और नेम नाम का मेरा तीसरा वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ एज, उसके बाद में एज की वैल्यू भी प्रिंट कर दूं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एज है वो क्लास इंट के अंदर आता है। इंट मतलब बेसिकली इंटीजर है। लेट्स कॉपी दिस। अब मैं अपने हाइट का टाइप दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी हाइट है उसका टाइप है फ्लोट। उसके बाद मैं नेम का टाइप दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जो नेम है वो एक बेसिकली स्ट्रिंग में स्टोर्ड है। और अब हम देखेंगे किसी एक चीज़ की वैल्यू जो ट्रू है या कुछ, जैसा हमने देखा था कि इज कोडिंग इक्वल्स टू ट्रू। और आप जब भी किसी चीज़ को डिफाइन करें, जब ये ट्रू या फॉल्स लिख रहा है तो आपको बेसिकली ध्यान देना है कि ट्रू का टी कैपिटल ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्मॉल टी देंगे तो पाइथन उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पाइथन में जो सिंटैक्स है और उसके साथ जो भी वर्डिंग्स है उसके हिसाब से आपको बहुत ही अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सपोज यहाँ पे एज में भी ए कैपिटल कर दूँ सपोज, तो पाइथन रीड ही नहीं कर पाएगा कि भाई ये ए क्या है, क्योंकि मतलब ये एज क्या है, क्योंकि उसके लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इस बारे में थोड़ा प्लीज़ आप अवेयर रहिएगा। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ अपने टाइप ऑफ इस कोडिंग को। तो आप देख सकते हैं जो हमारी इस कोडिंग है इसका टाइप एक बूलियन वैल्यू है। तो हम हमारे अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो आप सबको मेरे हिसाब से डेटा टाइप्स क्लियर हो जाने चाहिए अभी तक। तो डेटा टाइप्स बेसिकली होती क्या है, एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो वो डेटा टाइप। ठीक है, और हमारे जो मेजर डेटा टाइप्स है वो है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। सो अब यहाँ पे भी सेम चीज़ देख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। तो अब जानते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। जब हमें कोई भी ऑपरेशन या काम परफॉर्म करना होता है तब हम ज़्यादातर बार हमारे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। सो इसमें हमारे पास बेसिकली 4 मेजर टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। 5th वाला ऑपरेटर भी है हमारे पास। ओके, यहाँ मेंबरशिप ऑपरेटर भी है। सॉरी, ये शीट अपडेटेड नहीं है मे बी, तो मैं इसे अपडेट करा के हमारे डिस्क्रिप्शन में जब मैं अपलोड करूँगा तो मैं इसे डाल दूंगा। लेकिन हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो 5 टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ। जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं तो हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं, मॉड्यूलस यानी कि हम किसी भी चीज़ का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जब हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ का पावर निकाल सकते हैं। और फ्लोर डिवीजन मैं आपको बताऊंगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो होता है किसी भी वैल्यू का फ्लोर डिवीजन टाइप यू कैन कंसिडर, लेकिन मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके दिखा दूंगा। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम बेसिकली ये है कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में हम जब अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं। एक और कोड ब्लॉक बना लेता हूँ मैं यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 90 और दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं 10 लेकर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि पहले तो मैं एडिशन करके दिखा दूंगा, प्रिंट a प्लस बी, ठीक है। तो इसमें a और b का एडिशन हो गया, इसे कॉपी कर लेते हैं, यूजफुल रहेगा। फिर उसके बाद मैं a माइनस बी करके दिखा देता हूँ। तो a माइनस बी 90 माइनस 10, ऑब्वियसली 10 आना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट के अलावा अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो ऐसा लग रहा है कि मैं भाई बेसिक मैथमेटिक्स ही कर रहा हूँ। तो यही पाइथन की बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत बात है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डिटेल में मतलब सिंटैक्स के हिसाब से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप यही जावा में वगैरह काम करते हैं या C++ में काम करते हैं तो पहले आपको वेरिएबल डेफिनेशन बतानी पड़ती है कि लाइक ये a क्या है, b क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, किसी भी तरह की। लेकिन पाइथन में ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाता है। सो ये इस लैंग्वेज की खूबसूरती है। अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा जो कि होगा 90 × 10 900 आ गया। फिर उसके बाद मैं इन दोनों का डिवीजन बता दूंगा, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि डिवीजन इनका 9 आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे 9.0 क्यों आया, डायरेक्ट तो 9 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन जब हम दो नंबर्स का डिवीजन कर रहे होंगे तो जब हम डायरेक्ट डिवीजन कर रहे होंगे वो डेफिनेटली एक फ्लोट वैल्यू ही आएगी। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए और फ्लोट डिवीजन जो मैंने आपको बताया था वो करके देखते हैं। लेट्स रन इट। अब आप देख सकते हैं फ्लोट डिवीजन में मेरे पास एक इंटीजर ही रिटर्न आया है, लेकिन ये इंटीजर इसलिए रिटर्न नहीं आया है कि मतलब मुझे सिर्फ डॉट हटाना है। तो आप देख सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए बस यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 11 ले लूँगा। अब 11/90 की जब हम बात कर रहे हैं तो 88 जो है उसका नियरेस्ट नंबर है। अब मैं सबको ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि सबको फ्लोर डिवीजन तो एटलीस्ट आता होगा, क्योंकि लाइक फ्लोर वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होगा। मैं बस इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो लेट्स गो। तो देखिए हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू होगी यहाँ पे वो आएगी फ्लोर डिवीजन के अलावा। अगर मैं सिर्फ डिवाइड की बात करूँ तो 90/11 की जब हम बात कर रहे हैं तो 8.181818 समथिंग कुछ तो वैल्यू आ रही है। लेकिन जब मैं फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ या फिर मतलब फ्लोर वैल्यू निकल रहा हूँ इस नंबर की, तो वो बेसिकली 8 आ रही है। तो यही मेरा मतलब होता है जब मैं बात कर रहा होता हूँ किसी भी नंबर के फ्लोर डिवीजन के बारे में। और एक और चीज़ हमारे पास रह गई थी, वो था रिमाइंडर निकालना। तो ये मॉड्यूलस बी। तो चलिए वैल्यू को पता करते हैं। तो a मॉड्यूलस b जो हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 आ गया। अब रिमाइंडर 2 कैसे, इस हम 90 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ तो 88 एग्जैक्ट नंबर है और रिमाइंडर में 2 बच गया है। तो जब हमें हमारा रिमाइंडर पता करना है तो हम इसको यूज़ करेंगे। जब हमें किसी भी नंबर का फ्लोर डिवीजन पता करना है तो हम इसकी बात करेंगे, या क्योंकि उस एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर का फ्लोर वैल्यू जो भी है उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद ये डिवाइड के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये जो है हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए, और ये हमारा एडिशन के लिए। तो आई होप यहाँ तक के ये बातें सबको क्लियर है। मैं ये जो शीट है अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए कि मतलब रिवीजन करने के लिए या किसी चीज़ के लिए। मैं नोट्स भी, ये वाले जो हमारे नोट्स हैं ये और ये शीट, मैं दोनों हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो यू डोंट हैव टू वरी मोर अबाउट इट। तो आई होप सबको चीज़ें क्लियर है कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको सही में अच्छा लगता है कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई या मुझे किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन चीज़ों के बारे में या तो एक पूरा वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, अगर ज़्यादा बड़ा डाउट नहीं है तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर सकता हूँ, या तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन में एरर है या कुछ एरर है तो मैं आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी सॉल्यूशन दे सकता हूँ।
आपकी क्वेरी पूरी तरह से सुनी जाएगी, लेकिन आपका काम सिर्फ इतना है कि हम डेडिकेटेड रहे मेरे साथ और बस जर्नी को एंजॉय करें। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर तो ये हो गया, उसके बाद ये थोड़े से जो ये अलग चीज़ है, लेकिन हम इसे अभी पता करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जब बात कर रहे हैं तो हमने अभी देखा कि मैं जो हमारी वैल्यूज़ है लाइक ये वेरिएबल्स है उन्हें कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो ये असाइन जो इक्वल टू है यही बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन हम फिर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हम ले लेते हैं कि जो हमारा जैक के पास सपोज 25 रुपीज़ है। एग्जाम्पल कुछ भी ले रहा हूँ मैं, सो ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला। सो जैक के पास अभी हमारे पास सपोज 25 रुपीज़ है। अब क्या हो गया कि एग्जाम्पल के लिए जैक्स फादर gave him 10 रुपीज़ मोर। अब उसके पापा ने उसे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। अब जैक के पास कितने पैसे हो गए? 25 प्लस 10, सही बात है। अब ये तो हो गया कि मतलब मैं प्रिंट कर लेता हूँ एक बार जैक की वैल्यू। तो अब जैक के पास 35 रुपीज़ हो गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जैक की वैल्यू ये इस तरह असाइन मतलब इंक्रीज करना समटाइम्स डिफ़िकल्ट है। तो ये एक चीज़ होती है कि मैं प्लस इक्वल्स टू 10 कर दूँ। तो जैक की जो ओरिजिनल वैल्यू है जो 25 है, उसमें मैंने जो पहली स्टेप दिखाया था कि मैं डायरेक्ट 25 प्लस 10 कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जैक प्लस इक्वल्स टू 10 कर दूँ। तो अब मैं प्रिंट कर देता हूँ फिर से। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। तो इसमें मैं चीज़ें बता दूँ। एक मैं पहली चीज़ बहुत सिंपल रखने वाला हूँ, बाद में मैं फास्ट बढ़ने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ इस पे पूरा ध्यान दीजिए। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तीनों सेम ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं जैक में प्लस 10 कर रहा हूँ, फिर जब मैं जैक जैक प्लस 10 कर रहा हूँ, फिर जब मैं जैक की ओरिजिनल वैल्यू में प्लस 10 कर रहा हूँ, तो इन तीनों चीज़ों में कोई डिफरेंस है नहीं। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा। तो अभी ये तो हो गया कि जब जैक के पापा ने उसे 10 रुपये दिए, तब उसके बाद हमने जो है मतलब उसकी वैल्यू निकाल ली। अब हो सकता है कि जैक के फादर ने बोला अरे भाई 10 रुपीज़ नहीं देने थे, 5 रुपीज़ देने थे, तो माइनस कर देते, जो होगा माइनस इक्वल्स टू 5। अब जो 35 हमारी वैल्यू थी उसमें से 5 माइनस हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद हमारी वैल्यू 30 करके आ गई, ठीक है। अब उसकी सिस्टर जो होंगी वो शायद से बहुत दिलदार होंगी, वो कह रही होंगी कि मुझे 30 रुपीज़ दे, मैं तुझे कल 60 रुपीज़ वापस करूँगी, तो डबल कर दूँगी तेरे पैसे बेसिकली। तो डबल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। तो जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60 के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किया है। फिर उसके बाद सपोज़ वो कहीं बाहर गया और किसी कारण से डिवाइड वैल्यू बतानी है, तो एग्जाम्पल आप कोई भी ले लीजिए, बस मैं बताना चाहता हूँ कि डिवाइड कैसे होता है। तो जो डिवाइड है वो 3 से हो गया। अब उसके बाद 60 रुपीज़ थे, उसमें से जो है 3 से डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया मेरा 20। तो इसी तरह से ये जो सबसे पहली चीज़ है ये हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये हमारी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ये दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बता रही है। तो आप लोगों को अभी इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में टेंशन नहीं लेना अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी तो, क्योंकि हम हमारे आगे वाले क्लासेस में इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि आप लोगों को इनमें कुछ ज़्यादा डाउट आना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आज की क्लास में या आगे आने वाले किसी भी क्लास में,
तो मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मुझे नोटिफाई कीजिए, किसी तरह अपनी बात मुझ तक पहुँचाइए कमेंट सेक्शन के हिसाब से, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। सो अब कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि लाइक ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि या तो कोई चीज़ सच है या नहीं है। अब सच है या नहीं है मतलब क्या, कि अब दो नंबर है, या तो वो दोनों नंबर इक्वल है या नहीं, हमें ये चेक करना है। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है कि लाइक अगर नहीं है इक्वल तो क्या कंडीशन, या कुछ भी इस तरह की चीज़। उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर्स है, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि भाई हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किसी वैल्यू के है या नहीं, या लेस देन किसी वैल्यू के है क्या नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो आप लोगों को इनमें मास्टरी तो करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है, इन चीज़ों में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आने वाले डीएससी की पूरी जर्नी में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपसे बस यही चाहूँगा कि आप सब लोग आज की इस क्लास को एज ए इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आप अपने नोट्स में कहीं लिख लीजिए या कुछ कर दीजिए, मैं ये अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने पास भी किसी बुक और पेन में लाइक बुक में लिख लीजिए थोड़ी सी चीज़ें जो है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी। सो लेट्स गो अहेड। ओके, फिर मैं पहले एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं इन चीज़ों के। तो हमारा जो एक एग्जांपल है कि प्रणय एग्जांपल ले लेते हैं, PRANAY। प्रणय जो है हमारे पास, इस बंदे के पास 100 रुपये 100 रुपीज़ है, और हमारा जो अमित है वो अमित के पास सपोज 150 रुपीज़ है। तो पहले मैं बता करूँगा कि प्रिंट PRANAY इक्वल्स टू अमित। अब मैंने जैसा कहा था कि ये हमें एक बूलियन वैल्यू देगा। अब बूलियन वैल्यू का मतलब क्या होगा कि लाइक ट्रू है या फॉल्स है। तो हम प्रिंट करेंगे इसे, सॉरी। तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली प्रणय और अमित के पास सेम मनी तो है ही नहीं, क्योंकि प्रणय के पास आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ है और अमित के पास 150 रुपीज़ है, तो ये इक्वल तो नहीं है। अब जो हमारा वैल्यू है ये फॉल्स आ गया। अब मैं नॉट इक्वल टू की बात करता हूँ। सो इसे रन करते हैं। तो अब नॉट इक्वल टू में हमारी जो वैल्यू है वो सही आ गई है या ट्रू आ गई है। क्यों? क्योंकि प्रणय और अमित की पास सेम मनी नहीं है। अब उसके बाद हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू देख सकते हैं। अब प्रणय के पास 100 है और अमित के पास 150 है, तो बेसिकली प्रणय के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है अमित से, तो ये तो बात ऐसे ही पता चल जाती है। फिर उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू, तो अमित हमारा अमीर आदमी है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, 150 रुपीज़ अमित के पास है, प्रणय के पास 100 है, तो इसीलिए ये वैल्यू ट्रू आ गई। अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, ये जो हमारी बात है ये देखिए। अब लेस देन और ग्रेटर देन चीज़ों को मैं अभी सिखाने नहीं वाला, बस मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखा देने वाला। तो आई होप अब तक की बातें आपको सभी क्लियर है कि लाइक इक्वल टू कैसे, नॉट इक्वल टू कैसे, ग्रेटर देन लेस देन कैसे यूज़ होता है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू कैसे यूज़ होता है। तो अब तक के क्लास का मैं एक बार रिकैप आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप भूलें ना चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने पता किया कि हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पता किया इंटीजर क्या होते हैं, फिर हमारा फ्लोट वैल्यू के बारे में पता किया, स्ट्रिंग के बारे में पता किया, फिर उसके बाद हम गए हमारे टॉपिक बूलियन पे, फिर उसके बाद ये हमने क्विक गाइड दी है, आप अपने रेफरेंस के लिए क्लास के बाद इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, थोड़े से जो शॉर्टकट मेथड्स हैं मैंने वो बता दिए। उसके बाद मैंने अभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स बता दिए। अब हम जाएंगे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम सबको शायद हमारे स्कूल में लॉजिक गेट्स वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो उसमें जो एंड होता है वो क्या होता है, और होता है वो क्या होता है, और नॉट होता है ये क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी बहुत सब लोगों को पता होंगी। लेकिन नहीं भी पता तो मैं अभी एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा बताने वाला हूँ, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गो अहेड। इसी में ले ले क्या, इसी में ले लेते हैं। वैसे भी ये कोई बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं, तो इसी में ले लेते हैं। अब
मैं शायद इसे करने से पहले हम आपको कंडीशनल लाइक स्टेटमेंट बता देंगे, फिर उसके बाद ये चीज़ें मतलब मैं एग्जांपल्स के थ्रू लूँगा तो ज़्यादा इजी होंगी। तो आप फिलहाल के लिए तो इसे अपने स्टैक में रखिए, फिर मैं आपको ये बस कुछ ही लम्हों में फिर से बता देने वाला हूँ। अब ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब यहाँ पे हम एक लेते हैं एग्जांपल कि सपोज हमारे पास फ्रूट्स है बनाना, उसके बाद एप्पल, फिर उसके बाद क्या लूँ, मैंगो। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास कुछ फ्रूट है, एप्पल, बनाना, मैंगो, कोई भी। फिर उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि प्रिंट इफ तो नहीं है ज़रा ना। ओके, इसमें हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, हम हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं ये बस देखना चाह रहा था, एप्पल इन फ्रूट्स। अब ये मुझे क्या दे देगा, एक ट्रू और फॉल्स की वैल्यू दे देगा कि जो हमारा एप्पल है वो फ्रूट्स के अंदर है या नहीं है। तो ट्रू एप्पल हमारा फ्रूट्स के अंदर है, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे गुआवा बोल दूँ तो गुआवा तो हमारे फ्रूट्स के अंदर नहीं है यार, तो इसीलिए हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से आप पता कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि नॉट इन, तो नॉट इन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो बताया था गुआवा फ्रूट्स के अंदर नहीं है क्या, तो हाँ भाई नहीं है, इसीलिए तो ट्रू की वैल्यू रिटर्न हो रही है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सो यही है चीज़ें लाइक ऑपरेटर्स की चीट शीट। फिर उसके बाद मैं कह रहा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो जब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा, मैंने कहा तो मैं बताऊंगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। अब डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है कि लाइक हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होता है। इन एक बार ये स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। इन प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक इन लाइफ वी नीड टू मेक सम चॉइसेस, पाइथन यूजेस कंट्रोल स्टेटमेंट्स टू गाइड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द कंडीशन। बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली बात हो गई लेकिन चिंता मत कीजिए, हिंदी में क्लियरली बता देंगे क्या होता है। सो पहले तो हमारी चीज़ है कि एज देखिए आप, हमारे लाइक क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एज है, फिर हम चेक कर रहे हैं कि वो एज क्या 18 से ज़्यादा है। अगर 18 से ज़्यादा है तो हम वोट देने के लिए एलिजिबल है। सिंपल सी चीज़ है, तो यही है। देख अब इसे रख देता हूँ यहाँ पे, इसे यूज़ करते हैं। रने की एज है 25 सपोज, और हमारे अमित की एज है 50 नहीं 15 कर लेते हैं। ठीक है, इफ PRANAY इज ग्रेटर देन 18 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 भी कर सकते हैं। सिंटैक्स को ध्यान में रखिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो इफ स्टेटमेंट के बाद मैंने यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं इफ प्रणय इज ग्रेटर देन 18 के बाद मैंने जो सिंटैक्स यूज़ किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पता करने में। तो प्रिंट इज एलिजिबल टू वोट। तो देखिए, क्योंकि हमारा प्रणय 18 साल से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। लेकिन अब हमारी एक एल्स कंडीशन ले लेते हैं, जिससे हम फिर अमित के बारे में भी जानेंगे। एल्स प्रिंट तो ये तो एक मैंने कंडीशन बता दी कि अगर प्रणय की वैल्यू 18 से ज़्यादा है तो वो वोट कर सकता है, या तो फिर वो वोट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अभी प्रणय की जगह अमित दे दूँ, अमित तो भैया 18 से ज़्यादा नहीं है, 18 से ज़्यादा नहीं है, तो वो हमारा अमित जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, तो
यही बात है। फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मैंने आपको कहा था कि मैं ये एंड ऑपरेशंस और ये चीज़ें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स से। तो जैसा कि हमारा कोड था, तो अब यहाँ है कि अमित तो एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए, लेकिन हम और एक चीज़ देख लेते हैं कि एंड PRAN अगर बट ऐसी बात होती कि प्रणय भी 18 से बड़ा होता और हमारा अमित भी 18 से बड़ा होता, तो हम क्या कर सकते थे कि कह सकते थे कि बोथ आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो जस्ट मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अमित की वैल्यू को 19 से, तो मैं आपको मतलब कुछ वेरिएशंस बता सकता हूँ प्रॉब्लम के। तो देखिए, अब क्योंकि अमित और प्रणय दोनों 18 से ज़्यादा है, तो दोनों एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन थी वो थी 15। तो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग या फिर बोथ आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, लाइक ऐसा कर देते कि one of them is not eligible for voting, और else की जगह मैं यूज़ करूँगा else if। ठीक है, अब मुझे एक एरर मिलेगी यहाँ पे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि else if तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। ओके, यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे देता हूँ क्योंकि हमें else if के साथ एक कंडीशन देनी पड़ती है। फिर भी ठीक है, तो सपोज के लिए जो अमित है वो लेस देन 18 है अभी फिलहाल। तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ एरर मिल रही है, लेकिन ये क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे else if नहीं एल इफ चाहिए। तो ये बेसिक सिंटैक्स है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पाइथन में हमेशा elif होता है, और अगर आप C++ जैसी किसी लैंग्वेज में जाते हैं तो वहाँ पे else if होता है। सो व्हेन अमित इज लेस देन 18 and Pranay is greater than or equals to 18, one of them is not eligible for voting। अब इसे रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि one of them is not eligible for voting। तो यही बात होती है, या तो फिर else। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वरना मैं प्रणय की भी कंडीशन लूँगा और इसकी भी कंडीशन लूँगा, डज नॉट मेक मोर सेंस। मैं बस आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। एल्स हमारी वोटिंग कैंसिल होगी, कुछ भी। आप बस ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे एल्स कंडीशन कब आएगी, जब सपोज ये 14 ईयर्स है, वोटिंग इज कैंसल्ड, और फिर हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर नॉट एलिजिबल टू वोट। बोथ आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब ये बात कैसी है कि जब ये वैल्यू ट्रू होगी, तो इफ हमारी कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट कब होती है, जब ये वैल्यू भी ट्रू हो और ये वैल्यू भी ट्रू हो एंड के साथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें ये दोनों वैल्यू फॉल्स है। तो बस एक चार्ट बता दूँ मैं आपको एंड के लिए। एंड के लिए क्या होता है कि ट्रू प्रिंट कर देते हैं एक बार, आपके इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये ऐसे कर देता हूँ कि प्रिंट ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू ही होता है। इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होना चाहिए।
फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स होगा, और हमारी लास्ट कंडीशन फॉल्स एंड फॉल्स। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लाइक एंड की जब हम बात कर रहे हैं तो जब दो वैल्यूज ट्रू होती है तभी ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज हमें जो है फॉल्स प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई अब तक सिर्फ एंड की बात। अब और की बात क्या होती है कि जब दोनों में से एक अगर ट्रू हो तभी भी ट्रू प्रिंट होके आता है, और अगर दोनों ही ट्रू हो तो भी ट्रू प्रिंट होके आता है। तो यहाँ पे मैं और को लिख देता हूँ इसकी जगह, और 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 तो जैसा मैंने कहा कि दोनों में से अगर सिर्फ एक भी ट्रू हो तो भी हमारे पास जो है वो ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में भी ट्रू प्रिंट होके आएगा, और ये तो ट्रू एंड ट्रू 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 और ट्रू ट्रू होता ही है। तो लेट्स जस्ट प्रिंट इट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 3 कंडीशन में ट्रू आया, क्योंकि अगर एक भी ट्रू वैल्यू है तो उसे वो कंसिडर करेगा और स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो ये तो हो गई एंड और की बात। और अगर मैं नॉट की बात करूँ तो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ दिख रहे हैं आप, तो मैं करूँगा नॉट ट्रू और नॉट फॉल्स। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे इसे स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए था। मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी पीटी दूंगा तो मैं ये चीज़ एडिट कर दूंगा। आई एम सॉरी। तो आप देख सकते हैं नॉट ट्रू मतलब फॉल्स और नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। तो किसी भी आंसर को रिवर्स करने के लिए वगैरह हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। जो मेंबरशिप सेट हम पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इफ़ कैसे काम करता है, एल्स कैसे काम करता है और एलिफ कैसे काम करता है। अब हम एक बार के लिए जानेंगे कि हम किसी यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। फिर मैं आपको और एक हाथ 2 क्वेश्चंस बता दूंगा जिससे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। तो जब मुझे एक एज को इनपुट लेना है यूज़र से, तो मैं क्या करूँगा, ओके पहले मैं किसी का नेम इनपुट ले लेता हूँ। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो नाम को इनपुट लेते हैं, तो हम कर सकते हैं इनपुट एंटर योर नेम। तो इससे क्या होगा, ये मुझसे अब मेरा नाम इनपुट मांगेगा, समथिंग लाइक दिस। अब इसका कुछ यूज नहीं हुआ अभी तक क्योंकि मैंने सिर्फ इनपुट लिया लेकिन यूज नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने ये ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है। अगर मैं ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखूँ तो क्या होगा कि हमारा जो यूजर होगा उसे सिर्फ इतना ब्लॉक दिखेगा। अब इतने ब्लॉक का मीनिंग क्या है कुछ समझ में तो आना चाहिए ना, इसीलिए हम वहाँ पे थोड़ा उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर ये होने के बाद ये तो हो गया कि मैंने एक इन यूज़र से स्ट्रिंग में इनपुट ले लिया। तो वो कैसा होता है कि जब भी हमारा जो इनपुट कैरेक्टर है वो ये हमारा रिजल्ट जो है वो स्ट्रिंग में ही देता है। लेकिन कभी कभी कैसा है कि हम हर बार सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग तो इनपुट लेंगे नहीं। तो फिर हम सपोज हमें एज इनपुट लेना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे इस इनपुट का इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इंट इनपुट enter your age, something like this। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं कि
सैलरी, सैलरी को हम फ्लोट में इनपुट ले लेते हैं। तो अब ये सब तो हो गया और लास्ट में मैं एक बार इन सबको प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो अब चलिए इसे रन करते हैं। तो अब ये मुझसे पहले मेरा नाम पूछ रहा है, तो मैं अपना नाम दे दूंगा। मेरा नाम पुराने है नहीं, बस मैं दे रहा हूँ वरना कोई कंफ्यूजन ना रखे। 25, फिर उसके बाद सैलरी इन लैक्स, सो हम दे सकते हैं 1.2 समथिंग। सो देखिए हमारी जो चीज़ें प्रिंट होके आ गई है वो प्रणय 25 ईयर्स ऑफ एज, 1.2 लाख सैलरी, समथिंग लाइक दिस, ये प्रिंट होके आ जाता है। तो ये हो गया हम किसी यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। सो अब हैंडलिंग मल्टीपल चॉइसेस कैसे होता है एलिफ, मैं ये आपको बताऊंगा। और टर्नरी ऑपरेटर मैं बता देता हूँ इससे पहले। ये चलिए अभी सुबह का वक्त है यहाँ तो एटलीस्ट बैंगलोर में, तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे लाइक मुझे किसी को पूछना है हैड ब्रेकफास्ट, तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ओके पहले मैं ब्रेकफास्ट नाम का एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू हो जाएगी हैड सपोज। तो अब कैसे करते हैं कि हैड ब्रेकफास्ट को हम लेते हैं कुछ इस तरह से, लाइक इफ yes if ब्रेकफास्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें इक्वल्स टू नहीं देना, इक्वल्स टू देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इक्वल्स टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और जब हमारा कंपैरिजन की बात होती है तो हम हमारा डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा ब्रेकफास्ट किसी ने कह दिया कि आई हैड समथिंग, सो वहाँ पे ये स्टोर होगा, या तो फिर एल्स हमारे पास आ जाएगा येट टू हैव। तो हम इसे प्रिंट करा देते हैं। सॉरी मैंने प्रिंट नहीं किया इसे, यस क्योंकि मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। अब इसमें मैंने कर दिया कि नो, तो येट टू हैव, तो ऐसी ही बात है। अगर मैं कुछ और वैल्यू भी ले लूँगा तो वो नो ही देगा मुझे, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दिया कि हैड ब्रेकफास्ट, यस आई हैड, तो हमारा जो हैड है यहाँ पे हैड ही आना चाहिए, तो डिपेंड करता है। तो बस आपको मैं कंडीशंस चेक करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। ये जो है जो हम एक लाइन में इफ एल्स का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स लूप्स को लिख रहे होते हैं तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और हमारे जो नॉर्मल लूप्स है उनमें और इनमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, और कोई फ़र्क है ही नहीं, क्योंकि इफ और एल्स तो रन हो रहा है, तो कोई फ़र्क है नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लूप्स को ज़्यादा ध्यान से देखें, इन्हें भी देखें। अगर आपके पास बहुत छोटा कोड है तो इट्स वेल एंड गुड, यू कैन ट्राई दिस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, इनपुट के बारे में। तो ओके, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है वैसे। तो इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स स्ट्रिंग बाय इनपुट, टू परफॉर्म मैथमेटिक्स यू मस्ट कन्वर्ट इट। तो जैसा मैंने बताया था कि हमारा जो एज है, अगर मुझे एज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इंटीजर में लेना पड़ेगा, फ्लोट में लेना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो हमेशा हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सो यहाँ पे एक मिनी प्रोजेक्ट है
तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे क्लास के बाद इसे फिर से रन करके देखें, लेकिन मैं अभी के लिए आपको एक दूसरा मिनी प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊंगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आप एक बार अपने आप से ट्राई कीजिएगा। अब हम हमारे एक प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। तो हम बनाने वाले एक वोटिंग सिस्टम, लाइक वोटिंग चेक, कुछ भी आप कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है वोटिंग कार्ड के लिए तो सबसे पहले चीज़ें क्या चेक करनी चाहिए। तो हमें उसका नाम पूछना चाहिए, जो कि होगा इनपुट, एंटर योर नेम। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसका नाम पता करना है अगर हमें उसका वोटिंग कार्ड बनाना है। फिर उसके बाद हमें उसकी एज पता करनी है, तो हम एज को कुछ इस तरह लेंगे। एंटर एज, और अगर बंदा इंडिया का है या नहीं वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये तो चीज़ें मैंने चेक कर ली। उसके बाद शायद मैं ये चेक करूँगा कि किस स्टेट का है। स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यूज़र से पता करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़र से पूछ लूँगा कि भाई आपका नाम क्या है, या बहन आपका नाम क्या है, जो भी है। तो उसके बाद उनकी एज पता कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उनकी नेशनलिटी पता कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उनके स्टेट के बारे में पता करेंगे। फिर उसके बाद हम कंडीशंस लिखेंगे इफ़। तो हमारी सबसे पहले चेक होनी चाहिए कि जो इंसान वोटिंग कार्ड बनाने के लिए आ रहा है, क्या उसकी एज ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, देख लेते हैं। अगर है तो फिर उसके बाद हम लूप नहीं, हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18, देन हमें फिर से चेक करना है कि इफ़ जो हमारा नेशन है वो जो है कि हमारा इज इक्वल्स टू इंडिया है या नहीं, क्योंकि भाई इंडिया में ही वोट करने देना चाहिए। तो इफ़ ये दोनों कंडीशंस मैच कर रही है तो देन हम प्रिंट करेंगे नेम ये जो नाम का इंसान है वो एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए, ऑफ शायद मैं से यहाँ देखो तो बेहतर हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है प्रिंट स्टेटमेंट हमारा कि जो ये नाम का बंदा है इज एलिजिबल फॉर वोटिंग ऑफ एज ईयर्स एंड सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम स्टेट। तो ऐसे हो जाएगा। एल्स जो है हमारा कैंडिडेट, हम प्रिंट कर देंगे कि अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही है, अगर 18 ईयर्स के ऊपर नहीं है और हमारा नेशन जो है वो इंडिया नहीं है, तो वो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है।
तो हम अभी से रन करते हैं। तो हमारा जो नेम है वो कुछ हम डाल देते हैं कि अमित, फिर अमित की एज है कुछ 42 ईयर्स और 24 ईयर्स। फिर उसके बाद उसका नेशन जो है वो इंडिया है, तो उसका स्टेट जो है गोवा लिख लेते हैं। तो अमित इज एलिजिबल फॉर वोटिंग ऑफ फिर से रन करते तो फास्टली, सॉरी थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है बट इट्स ओके। So Amit is eligible for voting. He is of 42 years and is the citizen of India from Goa. So something like this. So इस तरह से हम पता कर सकते हैं ये वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक कर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो लेट्स रिकैप ऑफ वॉट एवर वी लर्न टुडे। सो सबसे पहले तो हमने पता किया कि लाइक हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एक इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, फिर एक फ्लोट डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, फिर हमने बूलियन के बारे में पढ़ा। फिर ये हमारा जो एक क्विक गाइड है ये बता रहा है कि एक इंटीजर क्या होता है, जो इंटीजर नंबर्स की कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है और बूल क्या होता है। लेट्स गो अहेड। फिर हमने जाने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर से तो हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीजन, सब कुछ। फिर उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। असाइनमेंट ऑपरेटर खत्म होने के बाद हमने पढ़ा कि कैसे हम किसी नंबर से लाइक उसके अंदर ही हम लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करा सकते हैं, शॉर्टकट्स देखे हमने। फिर उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। फिर उसके बाद ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की, एंड, और नॉट ऑपरेटर्स के बारे में लाइक। फिर उसके बाद हमने मेंबरशिप सेट के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो ये रिवीजन शीट है ये आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, एल्स इफ के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हम एक यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने हमारी मल्टीपल चॉइस को हैंडल करने के लिए हम कैसे मतलब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, जो ईज ब्रेकफास्ट वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था वो एक टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू पढ़ाया था। उसके बाद हमने एक इनपुट के बारे में पढ़ा कि हम कैसे किसी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक वोटिंग का प्रोजेक्ट बनाया और मैंने आपसे कहा है कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही था आज के क्लास का पूरा समरी। सो अगर मैं आपको आगे वाले क्लास के बारे में बता दूं तो हमारा आगे वाला क्लास होगा लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में और थोड़ी सी चीज़ें उन्हें ऐड करके पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद थोड़ा पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स मी शो द ओवरव्यू। लाइक हमारा अगला जो क्लास होगा वो इस बारे में होगा कि हम लूप्स को क्यों पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, उसके बाद कंट्रोल फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, पैरामीटर्स, रिटर्न्स। फिर उसके बाद हम एक और मिनी प्रोजेक्ट वहाँ पे भी बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी स्ट्रिंग्स का प्रीव्यू। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज कर लें। और इस प्लेलिस्ट के अलावा मैं आज एक और प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं कोडिंग के क्वेश्चंस जो है लाइक उसे सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। और हमारे जो शॉर्ट्स है आप सबसे ये चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे शॉर्ट्स को रेगुलरली फॉलो कीजिए। उसमें हम मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं हमारे शॉर्ट में। तो उससे क्या होगा कि आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प कर पाएंगे। वैसे भी हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम इतना यूज़ करते ही है शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए। सो आई सजेस्ट यू लाइक उसी तरह से आपको जब भी वक्त मिले आप उन क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड फॉर कंटिन्यूइंग द जर्नी
I will be motivating you throughout the journey, and God bless you all. Thank you. Bye bye.